हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं CEE 2020 का पेपर एनालिसिस विथ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, है ना? पूरा करके बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। बहुत लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, बहुत लोगों का एग्जाम थोड़ा बहुत खराब भी गया होगा, कुछ वजह से हो सकता है। तो आप देखते रहिएगा यहाँ पे क्या क्या गलतियां आपने करा है, या अगर सही करे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं आंसर के साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा, है ना? आपका एग्जाम कैसे गया वो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे लेक्चर मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, टिप्स मिलता है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप इस साल नहीं अगले साल देने वाले हो तो आपके लिए भी ये फायदेमंद है। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, है ना? सॉल्यूशन के साथ साथ मैं पैटर्न भी बताऊंगा और डिटेल एनालाइज करूंगा, कौन सा चैप्टर से कहां से आया हुआ है, सारे चीज मैं आपको बताऊंगा। और मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर करा है, वीडियो लेक्चर भी आपको दिया है, तो उस हिसाब से कितना क्वेश्चंस मेरा लेक्चर से भी आया हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, और ये बच्चों मैं बता रहा हूं CEE डी का है, मतलब डी सेट का है। तो एक एक करके मैं सॉल्यूशन करता हूं। टू कोहेरेंट सोर्सेस हुज इंटेंसिटी रेशियो 81:1 produces the interference fringes ratio of maximum and minimum intensity of the fringes system। वो बताना है आपको, ठीक है? तो इस सिचुएशन में हम जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो हमारा दिया हुआ 81 वर्सेस 1 ऐसा दिया हुआ है। हम इंटेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अभी हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? मैक्सिमम हमें चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हम कैसे लिखते हैं, याद आ रहा कुछ? √I1 + I2 स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हमारा मैक्सिमम हो गया। और अगर इसको मिनिमम लिखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बच्चों याद आ रहा कुछ? ये डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस था, डायरेक्ट। अब यहाँ से किसी रेशियो आप ले लो, ए ले लो या फिर के ले लो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम, मतलब 81 √81 इक्वल्स टू कितना होता है? 9 होता है, और 1 का 1 होता है, और यहाँ पे 8 होता है। ये होल स्क्वायर है बच्चों। तो 10 डिवाइडेड बाई 8, इसका मतलब यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 25:16। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं भी चेक करता हूं साथ में ऑप्शन का करेक्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है? मैं पूरा आंसर लेके आया हूं, लेके बैठा हुआ हूं, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, x इक्वल्स टू ax² b डिवाइडेड बाई c टू द पावर 1/3 और √d। यहाँ पे आपको बोला है कि यूजिंग द मेजर्ड क्वांटिटीज a b and c, if the errors in measurement a b c d 1%, 2%, 3% and 4% respectively, the percentage error in the measurement of x, x में कितना होना है? तो हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे अगर परसेंटेज एरर ऑफ x निकालना है तो हम सीधा इसका स्क्वायर यहाँ पे जो है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं dA अपन ये रिलेटिव परसेंटेज वाला, प्लस b dv अपन dv, प्लस 1/3 dc अपन c, प्लस 1/2 डी अपन d है। तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो एक्चुअल में क्या होता है? एरर सारे के सारे प्लस होता है, ये तो हम जानते हैं पहले से। तो यहाँ पे हमने प्लस करा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1%, प्लस यहाँ पे 2%, प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3%, और प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4%। तो यहाँ पे देखो ये गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे अगेन 2। सो टोटल कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो 7% इज द करेक्ट आंसर बच्चों। यहाँ पे आंसर सी इज द करेक्ट। ओके, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b दिया हुआ है। आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिएगा, अगर आप इस पर CEE दिए हो, है ना? अगर नहीं दिए हो तो ये यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन एट t इक्वल्स टू 1/b डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस मच वैल्यू, तो
ऐसा नहीं है, ये कैंसिल आउट करेंगे लेकिन a by b यहाँ पे आएगा। एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ab, अगर t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे आप देख भी सकते हो, इसको वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ए बी और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे बी प्लस हो जाएगा एंड वी टू द पावर माइनस टी। अगर इसके ऊपर टी बिठा दोगे तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, ए होता है। तो ऑप्शन 3 देखते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है, ऑप्शन देख के निकालना पड़ता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज दिस मच वैल्यू। देखते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम होता है बच्चों तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, 0 होना है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, 0 होना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो माइनस वी टी इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस टी का जो वैल्यू है वो क्या बोल सकते हो आप, इन्फिनिटी। अब टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ई कब होता है, 0 माइनस इन्फिनिटी पे होता है। तो ये भी माइनस माइनस ये पावर दोनों को इक्वेट कर लोगे तो टी का पावर यहाँ पे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब टी इन्फिनिटी होता है तब वेलोसिटी यहाँ पे हमारा 0 होता है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। सो इस कंडीशन में आप अगर यहाँ पे टी का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, ए डिवाइडेड बाई बी। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे चेक कर लेना बच्चों, एक एक करके आप अपना चेक करते रहना, है ना। 44 नंबर क्वेश्चंस में थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं डिस्कस करते जाऊंगा। यहाँ पे देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अंडर रूट है, हम जानते हैं c इक्वल्स टू 1 बाई ऐसा होता है ना बच्चों। इसका क्या होता है, किसका डायमेंशन है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। टी एल के ऊपर पावर 1 है एंड टी के पावर -1 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही है ना, इसमें हम निकालते हैं। एनीवे तो आगे देखते हैं बच्चों। ओके, so 45 number questions. A car travels 1/3 of distance on a straight road with velocity 10 kilometers per hour, 1/3 again second, next 1/3 20 and next 1/3 आपको यहाँ पे 60 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, एस 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 पकड़ लिया, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। हमको चाहिए क्या, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए 3s, मतलब हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू या फिर एवरेज स्पीड इक्वल्स टू सिंपल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इस इंटरवल में हमें टाइम कैसे निकालना है, s डिवाइडेड बाय 10, s डिवाइडेड बाय 20, s डिवाइडेड बाय 60। तो s s यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि अगर हम एलसीएम 60 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 10 हो रहा है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 18 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे एवरेज स्पीड होने वाला है बच्चों। तो ये 45 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब चेक कर लो इसको। 46 नंबर क्वेश्चन, बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स ऑफ द सेम मास। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टी ऑफ 2 पार्ट्स आर यहाँ पे गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम द थर्ड पार्ट्स। यहाँ पे इसको 3 पार्ट में ऐसा डिवाइड हुआ, मान लो ऐसे डिवाइड हुआ है, ठीक है, ऐसे डिवाइड हुआ है। तो एक पार्ट इधर गया हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखो P ऐसे दिख रहा है, दूसरा पार्ट 2p माइनस इस डायरेक्शन पे है, -2p आई कैप। और तीसरा, ये दोनों को बैलेंस करने के लिए हम जानते हैं मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इस डायरेक्शन पे है, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट जो भी आएगा P1 cos थीटा होगा और इधर वाला P1 sin थीटा होने वाला है। दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, P1 cos थीटा इक्वल्स टू 2p, और यहाँ पे आप देख सकते हो P1 sin थीटा इक्वल्स टू p। तो इसको अगर आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब आप sin थीटा भी निकाल सकते हो और cos थीटा भी निकाल सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो। जैसे इस इक्वेशन से हम पुट करके निकाल लेंगे, अगर sin थीटा का वैल्यू निकाल ले। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, मानो हम जानते हैं tan थीटा, अगर ये थीटा हो रहा है, ये वाला थीटा हो रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इसका परपेंडिकुलर 1 है और यहाँ पे जो बेस है वो 2 है, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा, √5 होगा बच्चों। तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो इसका साइन थीटा होगा, P1 साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो 1/√5 1/√5 इक्वल्स टू P। सो P1 विल बी P इंटू √5। सो ऑप्शन यहाँ पे C विल बी योर करेक्ट आंसर। सो 46 नंबर क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 parallel wires carry currents 3 ampere 4 ampere in opposite direction.
ओके, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे आप देख सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जब भी होता है आप जानते हो इसका एक थ्योरी है, ये डिटेल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो जब ऐसा होता है तो ये रिपल्सिव फोर्स होता है, ये हम जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दो ही रिपल्सिव दिख रहा है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। अब फिर यहाँ पे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड द नेचर ऑफ फोर्स। ओके, इसके ऊपर कैसा फोर्स होगा, इसके ऊपर कैसा फोर्स होगा, तो हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 बाई I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करोगे, I1 का वैल्यू पुट करो, I2 का वैल्यू पुट करो, डिवाइडेड बाई ये वाला डी का वैल्यू पुट करो, जो डी सेंटीमीटर में उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी आपको मिलेगा तो आंसर आपको आने वाला है, यहाँ पे आप देख कर लेना, इसको चेक कर को, और ये वाला आंसर होएगा 10 टू द पावर -5, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है वो वाला होगा, और ये रिपल्सिव फोर्स है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी हमें देखना है अगला सवाल, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन है उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन, मैक्सवेल्स इक्वेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये दोनों हमारा करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन डी हमारा करेक्ट नजर आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। ओके, सो ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 and that of water is 4/3, the critical angle for glass water media। okay, so यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐसे ग्लास, एयर टू ग्लास ऐसे आपको दिख रहा है 3/2, और यहाँ पे वाटर का क्या दिया हुआ है 4/3। अगर हमको ऐसे चाहिए ग्लास वाटर इंटरफेरेंस चाहिए, तो आप क्या लिखोगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, दैट इज 9/8। तो अभी आपको क्रिटिकल एंगल चाहिए, क्रिटिकल एंगल मतलब साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू 1/म्यू होता है ना। तो इस यहाँ पे 8/ये, दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल टू साइन इनवर्स 8/9। सो सिंपली ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। ओके, सो ये बहुत ही आसान सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्लाइड्स डाउन ए कर्व्ड ट्रैक विथ 1/4 सर्कल। ओके, ये वाला सर्कल आपको 1/4 बता रहा है, एक ऐसे बता रहा है, मैं बताता हूं आपको, जैसे ये वाला है ना, इधर आर है, इधर आर है। ओके, द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, इसका जो हाइट है यहाँ पे आप ग्राउंड से बोल सकते हो, ये 5 मीटर है। ओके, द स्पीड ऑफ बॉडी एट बॉटम ऑफ द ट्रैक, यहाँ पे कितना होगा, ये अगर स्लाइड करते हुए आ रहा है तो हम जानते हैं जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे यहाँ पे mgh इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी mv², mm गेट्स कैंसल्ड आउट, तो सिंपली v² इक्वल्स टू √2gh है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज, अब यहाँ पे लिख सकते हो 10। सो ऑप्शन इज द 10 करेक्ट है, बस सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, सो 51 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैब अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। भैया यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, a², इसका वैल्यू इक्वल्स टू mk² आप बोल सकते हो, मतलब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mk² होता है, तो mm गेट्स कैंसल्ड आउट, k² का वैल्यू ये होगा, तो अंडर रूट होना है, तो अंडर रूट होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा 2√3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज दिस मच वैल्यू, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज दिस वैल्यू दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको ये दिया हुआ है, द टेम्परेचर एट व्हिच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी सफिशिएंट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। ओके, ये आपको करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो दोनों बराबर हम कर लेते हैं, जो एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे जो सफिशिएंट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, और यहाँ पे हाफ m एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर, तो 2 गेट्स कैंसल्ड आउट। यहाँ पे आपको क्या चाहिए टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे आप सिंपली टेम्परेचर निकाल सकते हो mv² डिवाइडेड बाई kb। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, m का वैल्यू ये दिया हुआ है ना 5.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -26, और यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो 11 किलोमीटर दिया हुआ है, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो स्क्वायर करोगे, डिवाइडेड बाई केवी का वैल्यू यहाँ पे
38 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 23। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको जो भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। यहाँ पे कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, in the circuit shown in figure the emitter reads 0। यहाँ पे एमीटर आपको रीड कर रहा है 0, मतलब यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। इफ बैटरीज हैव नेग्लिजिबल, ये जो दो बैटरी है उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं, द वैल्यू ऑफ आर इज, आपका इस आर का वैल्यू कितना है वो निकालना है। सो यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे 1 है, ये R है, ये 60 है और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं, है ना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम बोलेंगे 1 है क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, तो 1 है, यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा है बच्चों। अब जब करंट पास नहीं होगा, जब करंट पास नहीं होगा तो सारे के सारे करंट यहाँ पे होगा, सारे के सारे करंट क्या होगा, इधर ही फ्लो हो जाएगा बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे करंट निकालने के लिए, तो इधर 4 लगा दो। आप करंट निकालने के लिए आप दूसरे तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, किरचॉफ्स लॉ लगा के, है ना, तो हम इसमें किरचॉफ लॉ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे तो 1 पहले से ही है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बराबर है ना, यहाँ पे कोई करंट वर रीडिंग नहीं है या फिर कोई यहाँ पे एमीटर वगैरह जैसे रेजिस्टर नहीं है। ओके, सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज द करंट। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विल बी योर करंट। सो यहाँ पे कितना होगा, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 3 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 1/20 होने वाला है। दिस इज इतना एम्पियर करंट। ओके, ये इतना एम्पियर करंट। अब ये टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। सिंपल, V इक्वल्स टू 1 है, I इक्वल्स टू 1/20 है, R तो R है, सो R विल बी 20 ओम है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था भैया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा ऐसा टाइप का लगभग कराया हुआ है। और आप मेरा रैपिड डिवीजन अगर कोर्स देखोगे तो सारे चीज आपको उधर ही मिलने वाला है। तो इवन जेई में भी मेरा मोर देन 60% क्वेश्चंस डायरेक्ट मेरा रैपिड डिवीजन कोर्स का कॉन्सेप्ट से ही पूछा गया है। आप जाके देख भी सकते हो, अगर आप जेई एस्पिरेंट्स हो, आपने देखा होगा, अगले साल अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूर एंड वक्त में उसको जरूर देख लेना, है ना, रिवाइज करना है बस। 54, ये देखो, कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, उसका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर डायमीटर, हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। What must be the potential difference across the coil so as to nullify the Earth's magnetic field H equals to this much value। इतना गॉस दिया हुआ है भैया, यहाँ पे टेस्ला में इसको कन्वर्ट करना है एट द सेंटर ऑफ कॉइल। जैसे ये एक कॉइल है, इसमें डायमीटर जिसका दिया हुआ है या रेडियस आप बोल सकते हो 5 दिया हुआ है ना, 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे करंट पास करेगा तभी तो हम यहाँ पे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट पास हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड मानो इस डायरेक्शन पे, अंदर के डायरेक्शन पे है, तो बाहर के डायरेक्शन पे एक मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए सो दैट ये नालिफाई हो जाए। द सेंटर, सेंटर में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो H इक्वल्स टू H का वैल्यू दिया हुआ है 0.314 गॉस। इसका मतलब इसको अगर टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, टेस्ला ने टकला बोलेंगे, है ना इतना टकला में कन्वर्ट कर लिए, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर, आप जानते हो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πd होता है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 है इसीलिए n को मल्टीप्लाई करेंगे। सो h का वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2π इंटू डी बोल देंगे या फिर r बोल देंगे, है ना, r बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, डी मतलब वही डिस्टेंस हमारा, यहाँ पे r है। ओके, ये वाला। ओके, सो अब यहाँ पे आपको करंट चाहिए, पहले आपको करंट निकालना है 2πr इंटू एच डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन, बस उतना ही है क्योंकि हमें करंट चाहिए। अब यहाँ पे हम करंट निकालेंगे क्योंकि हमें सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है, करंट हम निकालेंगे, जो भी करंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा उसको कैलकुलेट करके मैं आप पे यहाँ पे करा हुआ है, आप देख सकते हो। करंट का वैल्यू आ रहा है 0.05। अब 0.05 आ गया, आपको अभी क्या चाहिए, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर होता है बच्चों, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे तो एक पॉइंट चला जाएगा, इसका मतलब 0.5 यहाँ पे करेक्ट होगा, जो ऑप्शन ए वो करेक्ट है हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिर्फ हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड नालिफाई होना है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो बाहर वाले हमारा होगा, तो करंट का डायरेक्शन ये है। ओके, तो इसका हमें समझ में आता है।
55 नंबर क्वेश्चन, ऐसा टाइप का एग्जैक्टली वैसा टाइप का एक क्वेश्चन मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कराया था बच्चों। जैसे फ्लक्स का वैल्यू दिया, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल रेजिस्टर या रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ इतना वैल्यू, प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विथ टाइम। ओके, सो ये वाला दिया हुआ है इतना मिली वेबर, मिली है यहाँ पे 10 टू द पावर -3 है बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल एट t इक्वल्स टू इतना सेकंड। तो हमें इंड्यूस्ड करंट निकालने से पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 6t + 5 ऐसे आएगा, या t इक्वल्स टू अगर 10 बताया जा रहा है तो 65 होगा बच्चों, और ये 10 टू द पावर -3 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिली है तो इतना हमने कर लिया। अभी आपको चाहिए क्या, करंट चाहिए, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट दैट मींस डिवाइडेड बाय आर कर लो, 65 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 6.5, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 2 चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 10 टू द पावर -2 दैट इज आप बोल सकते हो 0.1 एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी ये करेक्ट है, आपने जल्दी जल्दी चेक करेगी नहीं। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन, अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क produces 5 beats per second with vibrating sonometer wire of length 20 centimeter. If the length of wire is increased to 21 centimeter, the number of beats per second remains same. Okay, the frequency of tuning fork equals to कितना होगा, ट्यूनिंग फॉर्क का इसमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। हम जानते हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी बीट्स होगा यहाँ पे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, सॉरी यहाँ पे ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होगा। ठीक है, इतना हम जानते हैं। सो n + 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 और n-5, क्योंकि लेंथ अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 21। सो अब यहाँ पे देख सकते हो 20n + 100 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे देखोगे तो 21n माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो 105। तो अब अगर देखोगे तो इससे इधर चला जाएगा, तो अब देख सकते हो 205 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपका 205 करेक्ट दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज इनफाइनाइट। यहाँ पे अगर हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इनफाइनाइट देन बॉडी क्या होगा, यहाँ पे देख रहा है गिव्स आउट हीट, टेकन इन हीट, सो नो चेंज इन टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस कौन सा होगा आप देखना है। मैं दिखाता हूँ, Q इक्वल्स टू व्हाट, Q इक्वल्स टू व्हाट, या फिर Q इक्वल्स टू मतलब स्पेसिफिक हीट का जो डेफिनेशन है वो क्या है। आप जानते हो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर 1 यूनिट मास हम करते हैं, जैसे ये होता है Q डिवाइडेड बाई m इंटू सी। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिट है, अगर इसका वैल्यू इन्फिनिट है तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो इसका चेंज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो ये ऐसा होगा बच्चों, कीप इट इन योर माइंड। एक स्पेसिफिक हीट मतलब बहुत ही ज्यादा हीट का जरूरत है, बहुत ही ज्यादा हीट का जरूरत है, तब आप 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करा सकते हो। बात समझ में आ रहा है, तो ये समझ लेना, इसीलिए हम बोल सकते हैं शो नो चेंज इन टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो 58 नंबर क्वेश्चन, थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कितना होगा, एवरेज मॉलिक्यूल का क्या होगा। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में देखा जाए एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 0 होता है, स्पीड हमारा अलग अलग होता है, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला था, आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट इतना, यहाँ पे क्या था r इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम था। सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप यहाँ पे बोल सकते हो अंडर रूट टी है, बस हो गया। जो 59th नंबर सवाल, द फॉर द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था, है ना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बैटरी लगा हुआ है, ये कैपेसिटेंस सब कुछ लगाया हुआ है। हम तो कैपेसिटेंस हम जानते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इधर चार्ज बराबर होता है, इसमें इस ब्रांच में इसमें चार्ज दोनों में बराबर होता है, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट, राइट, कैपेसिटेंस है इसीलिए। ओके, तो अगर मेरा यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है, सेल लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 0 पोटेंशियल बोल सकता हूँ, मान सकता हूँ, तो यहाँ पे 5 मानूंगा। अगर यहाँ पे 0 माना, यहाँ पे भी 0 मान सकता हूँ, यहाँ पे भी 0 मान सकता हूँ, क्योंकि वायर है। इधर 5 मान सकता हूँ, इधर भी मैं 5 मान सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को इस 5 माइक्रोफेराड का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाए, तो मैं बोल सकता हूँ इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपली पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप निकाल सकते हो, इधर वाला पोटेंशियल हमें निकालना है। सो V इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू आपका जो 5 आएगा वो
तो 20 डिवाइडेड बाई 9 इस पॉइंट का पोटेंशियल है, y पॉइंट का पोटेंशियल इतना हो गया है ना। अगर x का देखा जाए तो x का भी हम निकाल सकते हैं, तो पहले v इसके अक्रॉस निकालेंगे तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो इसका x का हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा इधर 0 होगा तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो 20 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 9। सो कौन सा होगा, आप बोल सकते हो 0.222 आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो 60 नंबर क्वेश्चन, ए वोल्टमीटर resistance voltmeter having a resistance 1800 is employed to measure the potential difference across 200 ohm resistor which is connected to the terminal of DC power supply of 50 volt and internal resistance is 20 ohm. Okay, what is the decrease in potential difference across 200 ohm resistor as a result of connecting voltmeter? सिंपल है, इसमें एक सर्किट बना लो, ऐसे एक सर्किट बनाया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे डाल दिया, दिस इज 200 एंड दिस इज 20 एंड दिस 50। ओके, सो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, सबसे पहले 200 के अक्रॉस, तो हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाइड बाई 50, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 500 डिवाइडेड बाई 11 है। अब अगर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे लगा दिया जाए, लेकिन वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1800 ओम है, इस कंडीशन में देखा जाए तो ये दोनों रेजिस्टर अगर पैरेलल है, ये दोनों रेजिस्टर क्या हो रहा है यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर अगर देखा जाए तो कितना होगा, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाई 2000 करोगे, इसका मतलब आपको 180 आने वाला है, 180 ओम इसका रेजिस्टर आएगा। अब ये 180 ओम इसके साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर होगा तो इसके अक्रॉस आपका जो भी रेजिस्टर होगा तो आप सीधा निकाल सकते हो, जैसे 180 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई, अब ऐसा बोल सकते हो 180 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 50 है ना। इसको कैंसिल आउट करो, ये 4 होगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 40 होने वाला है। तो ऑप्शन जो है आप देख सकते हो, सॉरी 45 होगा, है ना, यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, सो अब यहाँ पे आपको डिक्रीज बताना है, ये अब पहले ज्यादा था अभी कम हो गया, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल आप देख सकते हो 500 डिवाइडेड बाई 11 माइनस ये हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से अगर निकालोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 11 विल बी योर आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पेंडुलम व्हिच इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन इक्वल टू g। तो ये हमारा क्या है, एक लिफ्ट है जो अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है और यहाँ पे एक पेंडुलम है। हम सीधा फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, L अपन G इफेक्टिव होता है। अब इस कंडीशन में G इफेक्टिव क्या होगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या नजर आएगा, G इधर 2 है, 2G होने वाला है, तो आप देख सकते हो 2G, तो सिंपल T प्राइम विल बी 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई 2G। सो अगर देखा जाए तो अंडर रूट 2 निकाल लो और ये पे बाहर पे आपको 3 मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो रहा है, राइट। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन अगेन, सो 2 मेटल बॉल ऑफ रेडियस, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हैव द सेम चार्ज, ओके, देयर रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बॉल दिया हुआ है, इसका मतलब स्फीयर का बात चल रहा है। जैसे ये हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम जानते हैं Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। सो R1 सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर। सो R2 का वैल्यू कितना है 0.04 है डिवाइडेड बाई 0.05 है, सो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 होगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ओके, सो 63 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी था। द पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया हुआ है, मेंटेन्ड 12,000 ओम रियोस्टेट एज शोन इन फिगर, ओके, द वोल्टमीटर V of resistor 600 and point C is at 1/4 of distance from A to B, okay। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज, ये रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आपको बता रहा है ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर यहाँ पे 1/4 है इसका मतलब ये 12,000 का 1/4 कितना होता है 3,000, तो यहाँ पे 3,000 है और यहाँ पे
9000 है। तो अभी हमारा काम बन गया। ये वाला देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो 2000 होने वाला है। तो रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पे 9:2 रेशियो है, इधर 9 है इधर 2 रेशियो है। तो पोटेंशियल हमारा इधर का चाहिए, तो 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 220, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहेंगे, तो यहाँ पे 40 होने वाला है। बस आंसर डी है। ओके बच्चों, 64 आसान सवाल है भैया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, okay, until the temperature rises from 27 to 97 degree. Heat produced in gas ये keep it in your mind, will be कितना होगा। एक्चुअल में आपको ये क्वेश्चन क्या पूछा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एडियाबेटिक का प्रॉब्लम देता है बच्चों को लगता है dq = 0 है, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में हीट ट्रांसफर है बच्चों। यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा, हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है वो बताया जा रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं dq = du प्लस dw, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब du = -dw। आपको ये जो पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन गैस, इसका मतलब आपको इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। तो एरियाबेटिकली आपने इसको क्या करा, कंप्रेस करा। एरियाबेटिकली आपने क्या करा, इसको कंप्रेस करा। अगर आपने एरियाबेटिकली इसको कंप्रेस करा तो उस सिचुएशन में बच्चों आपको क्या करना है, वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन कैन बी रिटन एज एडियाबेटिक, इसमें आप R/1 - गामा मल्टीप्लाइड बाई टी, डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी क्या हो रहा है, 97 - 27 दैट इज 70 हो जाएगा। तो 8.3 डिवाइडेड बाई -0.5 मल्टीप्लाइड बाई 70। अगर इसको आप 70 करोगे तो आपको जूल में मिलने वाला है जो 11.62 मल्टीप्लाइड बाई 100 ऐसा मिलने वाला है। 2 स्क्वायर है, ठीक है, 100 स्क्वायर ऐसे मिलेगा। अब ये जूल हो रहा है, आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो आप देख सकते हो 1162। अब ये तो जूल में है भैया, इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, इसको चेक करता हूँ करेक्ट आ रहा है कि नहीं। हाँ बच्चों, ये ही करेक्ट है हमारा, यही प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सॉल्व करा है। 65 नंबर सवाल देखो, यहाँ पे फ्री मीन पाथ, अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है तो यहाँ पे आपको आराम से इसको कर सकते हो। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऑप्शन ये हमारा होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशन फॉल्स है, तो ये वाला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, सो 66 डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ रहा था। ओके, 2 air columns resonant tubes each of length 100 centimeter and 101 centimeter long give 17 beats in 20 seconds when they are sounding fundamental modes. Okay, फंडामेंटल मोड्स के बारे में बात कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी, जैसे हम जानते हैं फंडामेंटल जो जैसे भी हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल मोड्स होगा, जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी है तो n का वैल्यू जो होता है v डिवाइडेड बाई 4l होता है, राइट। तो आपके यहाँ पे n1 = v डिवाइडेड बाई 4l1, n2 = v डिवाइडेड बाई 4l2 होने वाला है, ठीक है। अब ये दोनों बीट प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 17 बीट्स पर 20 सेकंड। इसका मतलब पर सेकंड में कितना होगा, क्योंकि ये दोनों का जो भी रेशियो हम देखेंगे माइनस डिफरेंस देखेंगे तो हमें इतना वैल्यू मिलेगा। सो n1 मतलब ये l1 माइनस v डिवाइडेड बाई 4l2 इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाई 20। सो ये v आपको निकालना है, l1 का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 मीटर, और इसका वैल्यू 1.01। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, आप कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसको प्लीज कैलकुलेट कर लेना, लेकिन आंसर यही करेक्ट है, मैंने कैलकुलेट करा है, ठीक है। 67 क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही ट्रेवल करता है, ये हम जानते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फोर्स इक्वल्स टू E × E, मतलब स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सीलरेशन चाहिए तो डिवाइडेड बाय मास है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन है 1.6 × 10⁻19, राइट। 5 ×
4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 19.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ये यहाँ पे इन जनरल क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मच वैल्यू, बट यहाँ पे नहीं दिया, हालांकि हमें पता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब जब आंसर करोगे तो आपको ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट नजर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ी करने वाला हूँ यहाँ पे, आपको सोल्यूशन ही बताऊंगा। ओके 68 नंबर सवाल देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बच्चों। यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से सीधा पूछा, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स है, बट ये कॉन्सेप्चुअल इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो भी बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू दिस मच फ्रॉम ओरिजिन, v equals to k into root x where k is constant, then which of the following x versus t graph is correct? ओके तो अब यहाँ पे देखो x वर्सेस t, बट यार इस इक्वेशन में कोई t नहीं है, तो हम इसको t बना सकते हैं बच्चों, ऐसे दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में v इक्वल्स टू dx अपन dt, अरे हम लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो k इंटू रूट एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल, थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, जैसे आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हो ऐसे कर लेने का है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स स्टार्ट शुरुआत किया था ओरिजिन से, है ना, तो शुरुआती में ये ओरिजिन में था, t पे x पे था। अब देखोगे इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2√x होने वाला है ना, और ये k इंटू टी। इसका मतलब अगर अब इसको स्क्वायर कर दोगे तो x इक्वल्स टू k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू टी स्क्वायर होने वाला है, x इक्वल्स टू दिस मच। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है बच्चों, ये क्या हो गया, पैराबोलिक इक्वेशन। तो इस सिचुएशन में कंफ्यूज होते बहुत बच्चे, एक्स वर्सेस टी, मतलब टी का पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारा एक्स यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टी का पॉजिटिव वैल्यू इधर है, नेगेटिव वैल्यू इधर है, तो पैराबोला किस डायरेक्शन पे होने का चांसेस है, इधर। बात समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके 69 नंबर सवाल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही मजेदार सवाल है। वैसे एक कनकेव मिरर है यहाँ पे, इसका जो फोकल लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ए बी जो है लेंथ उसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ये आपका 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटर पे है, देखो अगर इसका फोकल लेंथ 10 है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। इतना समझ में आता है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में बिठाते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ये तो हम जानते हैं, बेसिक नॉलेज है। तो बी का जो इमेज है तो वी डैश या वी प्राइम यहीं पे होने वाला है, हमें चाहिए ए प्राइम। ठीक है, अब ए का इमेज कहाँ बनने वाला है वो निकालना है, कहीं पे इधर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे बना, मान लो यहीं पे बना, कहीं और भी बन सकता है, हम मान लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, नॉलेज है। ओके सो दिस इज योर यू राइट बच्चों, और आपका एफ ये दिया हुआ है, आपको वी चाहिए, यहां से यहां तक अगर आपको पता चल जाए तो इसका थिकनेस आपको पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ दिस निकल जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो सिंपल 1/v इक्वल्स टू, आप ये u का वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा, 15 है, -15 है, इधर जाएगा तो +15, ऐसे -10 आने वाला है। तो अगर इसका एलसीएम ले ले 30 2 -3 दैट मीन्स -1/30, सो इस डायरेक्शन पे होगा। और ये साइन कन्वेंशन जो है वो आपको पता है ना, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन पे हो और हम ये इस डायरेक्शन पे मूव करके इसको आप इसका डिस्टेंस देख रहे हैं तो हम इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ बच्चों, 30 होगा। अब देखो v यहाँ पर है तो ये 20 खत्म हो गया, तो इसका जो थिकनेस होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल था। 70 नंबर क्वेश्चन, अगेन थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है। ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू ए हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। एक वेक्टर निकालो जो पैरेलल है ए के डायरेक्शन पे, जो पैरेलल है ए के साथ, बट उसका मैग्नीट्यूड बी है। बात समझ में आया? तो हमें सिंपली अगर यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो ए का डायरेक्शन मिल जाएगा, पैरेलल वाला डायरेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद हम मैग्नीट्यूड बी कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। बात समझ में? तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर लिखते हैं 3i + 4j + 2k डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 9 + 16 + 4, तो यहाँ पे 29 होने वाला है बच्चों, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत ही आराम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस
1 + 9 मतलब यहाँ पे 46, इसका मतलब 46 डिवाइडेड बाई 29 और ये आपका यही फैक्टर आने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे भी 70 नंबर क्वेश्चन में भी ए करेक्ट है। 71 में ये बोला, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था बच्चों, ब्रिस्टर एंगल के ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था, ब्रिस्टर लॉ है ये। The polarizer are placed with their planes parallel to each other. If the intensity of emerged light is to make half the maximum value, the angle through which must either polarized is related. Okay, so simple, I equals to I naught cos square theta. अरे ये जानते हैं ना हम लोग। अगर यहाँ पे आधा बोल रहा है तो हाफ इक्वल्स टू cos square theta, इसका मतलब cos थीटा का जो वैल्यू है 1/√2 है और प्लस माइनस है। प्लस जब होगा तो 45 है, माइनस जब होगा 135 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होने वाला है बच्चों? यही वाला ऑप्शन है। बात समझ में आएगी नहीं बोलो? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ओके, 72 नंबर सवाल, ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हो, देयर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एटम एंड मॉलिक्यूल वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, कौन डेमोन्स्ट्रेट करा था भैया? ठीक है, ओके आगे देखते हैं। 73 नंबर सवाल, यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये आपको दिया हुआ है। हाफ लाइफ ए का दिया हुआ है 20, बी का दिया हुआ है 40 मिनट्स। ओके, ए एंड बी इनिशियली हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों का क्या है? बराबर नंबर का था, मतलब हम इनिशियल वैल्यू जो है एन नॉट सेम है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए एंड बी आफ्टर 80 मिनट्स, 80 मिनट्स के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है वो हमें निकालना है। सिंपल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, बट हम ब्रॉडकट कर लेते हैं थोड़ा। ए इक्वल्स टू हम जानते हैं एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, और ये लेमडा का वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं, लेमडा इक्वल्स टू ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, हाफ लाइफ होता है राइट। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो एन नॉट अगेन ई टू द पावर माइनस ये लेमडा ए मान लेते हैं, इसको हम लेमडा वी मान लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, दोनों का हमें रेशियो चाहिए है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो ई टू द पावर ये मतलब ई टू द पावर माइनस ये इंटू टी। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, एक बार 20 और एक बार हमारा 40 आ जाएगा। जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ऐसा मिलने वाला है 1/4। सो ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं था। 74 नंबर क्वेश्चन देख के ही शर्मा आ गया मेरे को, बहुत ही सिंपल है। ओके, दिस masses m1 m2 and m3 are connected in rope as shown in figure. If m1 is 5 kg, m2 is 2 kg and m3 is 3 kg, whole system is going up with an acceleration 2 meter per second. ये पूरा का पूरा 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t1 माइनस m टोटल g डिवाइड इक्वल्स टू m टोटल a। यही तो इक्वेशन है, क्योंकि हमें t1 चाहिए ना, या t1 चाहिए। सो t1 विल बी m टोटल मल्टीप्लाइड बाई g प्लस a। जी 10 है, 2 है तो 12 हो गया, और यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब 120 है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो रहा है। कोई शक नहीं है? कोई डाउट होगा बच्चों? आप नीचे कमेंट कर देना। अगर फिजिक्स में कोई चैलेंज करने वाला क्वेश्चन मिलता है, यहाँ से मैं कैलकुलेट सारे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से इसको चैलेंज कर लेना। यही मकसद है मेरा, है ना, आपको थोड़ा एजुकेट करने के लिए और चैलेंज आपको दिखाने के लिए, राइट। मतलब आप चैलेंज कर सकते हो आज 2 में। ओके, वेल ऑफ यहाँ पे 10 मीटर डीप एंड 2 मीटर डायमीटर कंटेन्स वाटर टू ए हाइट 7 मीटर। ओके, हाउ लॉन्ग विल ए 1 किलोवाट इंजन टेक टू एम्प्टी इट? इसको एम्प्टी करने के लिए तो पहले हम एक बीकर ऐसा एक कंटेनर बना लेते हैं। ये हमारा कंटेनर है, इसका 7 मीटर हाइट तक इसका क्या है, पानी है यहाँ पे, है ना, और ये टोटल कितना है 10 है। तो ये हमारा वाटर लेवल है। यहाँ से आपको क्या चाहिए? ये चाहिए। ओके, सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसा होता है ना, dw डिवाइडेड बाई dt। सो अब अगर इसको इम्प्लीआई कर लेंगे तो dt इक्वल्स टू dw, dw मीन्स व्हाट, mg इंटू h, यही तो है। ओके, क्योंकि ये मास धीरे धीरे डिक्रीज नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे जो d है वो dm है, और dm हम निकाल सकते हैं रो a इंटू डी एच।
अरे यही तो है, यहाँ पे एक्स एच पे जाके हम यहाँ पे ऐसे थिकनेस को ले लेते हैं, ऐसे थिकनेस को हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। ओके, कोई बात वाली शर्माने वाली बात नहीं है। ये सॉरी एच हमें यहाँ पे लेना है, यहाँ से ऊपर से, क्योंकि यही डेप्थ से हमें लेना है व्हाट इस सरफेस से। ओके, सो दिस इज एच और यहाँ पे मैंने थिकनेस लिया, हालांकि बात एक ही है। तो अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो हमें रो ए जी एच डी एच मिलने वाला है, और ये हमारा ये है। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, एट टी इक्वल्स टू 0 पे हमारा वाटर लेवल कहां पर था, 3 पर था। एट टी इक्वल्स टू टी पे कितना टाइम लग रहा है, उस टी पे वाटर लेवल कहां, इधर पहुंच जाएगा, नीचे से इसको खींचवाना है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ से अगर पाइप लगा के रखोगे तो उस सिचुएशन में इसको खाली करेगा, यहाँ से इसको खींचना पड़ेगा, बात समझ में आए। तो यहाँ पे 10 होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखो रो ए जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 टू 10 होगा। अब रो का वैल्यू आप जानते हो, ए का वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू 1 है, जी का वैल्यू 10 है, और ये पी का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका, ये पी कांस्टेंट है, तो पी का वैल्यू 1 किलोवाट, इसका मतलब 1000 है। तो रो गेट्स कैंसल्ड आउट। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपको 1428 ऐसा टाइप का आएगा, तो लगभग लगभग 1430 सेकंड का बराबर है। बात समझ में आया। तो ये सवाल आपका यहां से बन जाता है और ये हमारा आंसर बन जाता है। इसको इंटीग्रेट मैंने क्यों करा वो तो आपको समझ में आ गया, धीरे धीमे धीमे वो नीचे जा रहा था। ओके, 76 number question. A distance of two planets from sun is 10 to the power 13 meter and 10 to the power 12 meter respectively. The ratio of speeds in orbit मतलब orbital velocity. So orbital velocity हम जानते हैं gm by r, ये जानते हैं हम। ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इक्वेट करके ये हम निकाल सकते हैं। अरे भैया एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और यहाँ पे इसका जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, यही तो होता है, बस उसको सॉल्व कर लेना है। फिर आपका आंसर ये होने वाला है। तो v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r दिख रहा है, तो v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल्स टू r2 डिवाइडेड बाई r1 का अंडर रूट है बच्चों, है ना। r2 कितना है, 12 है, 10 टू द पावर 12, और r1 कितना है, 10 टू द पावर 13 है। इसको करेंगे तो 1 बाई रूट 10 नजर आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसमें देखो 77 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला टू बार ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे सीरीज में ये जो बार है, यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे सीरीज करा गया है। इक्वल लेंथ यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, हमारा ए है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का ये बार नजर आएगा आपको, ठीक है, नजर आया, ओके। क्योंकि फिजिक्स में फील आना चाहिए, अभी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आपको पूरा फील दिला देता, है ना। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी आर इन द रेशियो 2 4 एंड 3, मतलब इसका 2k है, मैं पकड़ सकता हूँ, इसका 4k और इसका 3k पकड़ सकता हूँ, ठीक है। इफ ओपन एंड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बार are at the temperature 200 degrees Celsius and 18 degrees Celsius respectively. In the steady state condition, the temperature of first junction B, आपको यहाँ पे इसका टेम्परेचर निकालना है। तो ये सिंपल है, 2 क्वेश्चन मैं करूंगा और आपको बोलूंगा सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व कर लोगे। तो हम जानते हैं भैया यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है इन स्टेडी स्टेट, हर एक बार में क्या होगा, बराबर होगा, इनिशियल से फाइनल तक उतना ही रेट पे ये चलने वाला है, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे जितना हीट, यहाँ पे भी उतना हीट, यहाँ पे भी उतना हीट। सो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू हम Q3 भी बोल सकते हैं और टोटल Q भी बोल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हम इससे सॉल्व करेंगे सवाल को, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन है, अगर वैल्यू दे देता तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, एनीवे, सो हम Q1 बोल लेते हैं। Q1 इक्वल्स टू हम जानते हैं Q का वैल्यू क्या होता है, KA डिवाइडेड बाई L इंटू डेल्टा T, यही होता ना। तो अब यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे लिखते हैं। सो 2KA डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई T1 सॉरी 200 माइनस T1 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 करेंगे यहाँ पे। सो 4KA डिवाइडेड बाई L इंटू T1 माइनस T2, दूसरा ये डिवाइडेड बाई L और T2 माइनस 18, यहाँ पे KAL कैंसिल आउट, KAL कैंसिल आउट, KAL कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 400 माइनस 2T1 इक्वल्स टू 4T1 माइनस 4T2
इक्वल्स टू 3t2 माइनस 54। अब यहां से एक इक्वेशन बनेगा और यहां से एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर लेना। अब जब सॉल्व करोगे ना तो t1 का वैल्यू 1160 मिलने वाला है, 116 मिलने वाला है डिग्री सेल्सियस, और t2 का वैल्यू 74 मिलने वाला है, क्योंकि मैंने खुद करा है तो मेरे को कॉन्फिडेंस है। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें जंक्शन बी का ही निकालना था। ओके, दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, होल का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इन सेमीकंडक्टर आर इक्वल, एंड इट इज इतना वैल्यू, its electron concentration becomes this much value after doping with impurities. The whole concentration will be, आपको होल कंसंट्रेशन निकालना है तो हमें सिंपल है निकालना है यार, इसमें क्या है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई ND करना है, बस इस फॉर्मूले में पुट करोगे आपका आंसर A आने वाला है, सीधा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था और वो एंड गेट का था बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा गेट आ रहा है, ये और का और गेट ही है, ऑप्शन करेक्ट होगा। आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, और यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे तो दोनों में जीरो जाएगा, और जीरो जीरो यहाँ पे नैंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है, और यहाँ पे नैंड है तो वन बनेगा। यहाँ पे अगेन अगर जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे वन है, ये वन वन यहाँ पे मल्टीप्लाई वन होना है, लेकिन नॉट है तो जीरो निकलने वाला है। बात समझ में? तो ए बी एंड वाई, जीरो जीरो, और अगेन यहाँ पे वन वन, यहाँ पे वन होगा, एंड जीरो है। अगर ये वन है तो ये वन वन यहाँ पे जीरो होएगा, ये जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, बट निकलेगा वन। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 0 1 0 1 1 1 1 1। तो ये जो ट्रूथ टेबल है वो किसका है एक्चुअल में, ऑर गेट का है। सिंपल ऑर गेट आप बोल सकते हो ऐसा। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस टू गिव अ पॉजिटिव चार्ज दिस मच वैल्यू। सिंपल है, Q डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन कर लो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसमें क्या है 48, क्योंकि हम जानते हैं ये Q इक्वल्स टू एन, क्वांटाइजेशन से आया हुआ है क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सिंपल कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर G आने वाला है, तो इंटीजर आया हुआ है बच्चों, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमें खत्म कर लिया बच्चों। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन सीधा थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो सीधा निकल गया होगा, और कुछ ही क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्टुअल था, जैसे ग्राफिकल प्रॉब्लम हो गया, जैसे यहाँ पे आप क्यू का प्रॉब्लम, जैसे अभी अभी हीट का प्रॉब्लम हमने निकाला था, या कैपेसिटेंस का कुछ प्रॉब्लम्स आपको एक दिखाया गया था। ये सारे चीज तो ईजी है ना, ये सारे चीज ईजी है। मिरर वाला तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है, इसमें क्या है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो जो कराया आपको मेरे ख्याल से सारे समझ में भी आ गया होगा, और मैंने जैसे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराया, इससे बहुत फायदा हुआ है, बच्चों ने मेरे को बोला। और जो मेरा रैपिड रिवीजन कोर्स है ना बच्चों, रैपिड रिवीजन कोर्स है वो बहुत ही हेल्पफुल हुआ। जो बच्चे ने पूरा रैपिड रिवीजन कोर्स देखा, बहुत बच्चे ने मेरे को मैसेज करा पर्सनली कि सर हमने रैपिड रिवीजन कोर्स देखा था, हमें फिजिक्स का इतना इतना क्वेश्चन बना है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा 75% से अबव क्वेश्चन मेरा उस रैपिड रिवीजन क्वेश्चन से ही पूछा गया है डायरेक्टली। इवन जेई मेंस में भी आप देख सकते हो मोर देन 60% क्वेश्चन मेरा उस कोर्स से ही डायरेक्टली पूछा गया, कॉन्सेप्ट वही था। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एजुकेट करने के लिए, जैसे आप आसाम से हो, आसाम में ऐसा मेरे ख्याल से ऑनलाइन कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, और अच्छे से पढ़ भी सकते हो, है ना, ऑब्वियसली, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं जल्दी से आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आने वाला हूं, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपने देखा है, अगर आपका आंसर करेक्ट हो रहा है, और आंसर की जब आप टेली करोगे तो उस सिचुएशन में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, आस्टू जब प्रोवाइड करेगा, तो अब क्या कर लेना, आस्टू ने प्रोवाइड ही कर लिया है, तो अब चैलेंज करना, ठीक है, उसका प्रॉपर जो जैसे किसी किताब का ऐसे स्क्रीनशॉट देना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आपको दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैलेंज करना बच्चों, ठीक है। और अगले वीडियो
वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा जोड़ने वाला हूं, और अगले वीडियो किसके ऊपर मैं बनाऊं वो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ना। और ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, उसको भी एजुकेट करो बच्चों, है ना। उसको भी समझ में आना चाहिए क्या क्या किसने इसने कहाँ पे गलतियां करा है। अगर रिपीटर है तो उसको समझ में आएगा, अगर फ्रेशर है तो उसको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अगले साल जब उसने प्रिपरेशन करेगा तो उसको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, है ना। और अगर नए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप कर लो, अच्छी बात है ना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।